हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों अगर हम भाषा के आधार पर गठित राज्य की बात करते हैं, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा है हमारा? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसी वजह से दोस्तों अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। इसीलिए 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग होता है दोस्तों, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? सदस्यों की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। एक इसके अध्यक्ष हैं फजल अली दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं। फजल अली दोस्तों क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। इसे फजल अली आयोग के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। इसके बाद दोस्तों अन्य सदस्यों में हमारे हृदयनाथ कुंजरू आ जाते हैं और KM पडिक्कर की हम बात कर लेते हैं। KM पडिक्कर की बात कर लेते हैं। यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है दोस्तों। इसी को ध्यान में रखकर 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष फजल अली होते हैं दोस्तों। इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 अन्य सदस्य और होते हैं, एक हृदयनाथ कुंजरू और क्या है KM पडिक्कर की बात कर लेते हैं। ये जो आयोग होता है दोस्तों अपनी सिफारिशें कब देता है? अपनी सिफारिशें दोस्तों ये 1955 में देता है। ये अपनी सिफारिशें दोस्तों कब पेश करता है? 1955 में करता है। और ये कहता है दोस्तों कि भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। यानी भाषा और सांस्कृतिक आधार पर नए राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। और अपनी सिफारिशों में कहता है कि 14 राज्य और क्या है 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। सरकार दोस्तों इसकी सिफारिशों को लागू करते हुए 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1956 में किया गया था। और कितने बनाए गए थे दोस्तों? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है गठन किया गया था दोस्तों। 1950 की बात करते हैं तो 1950 में भारतीय संविधान को क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था दोस्तों। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 1950 में इसको लागू किया गया था। 1951 की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। प्रथम संशोधन कब किया गया था दोस्तों? प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। और किसके माध्यम से किया गया था? संविधान सभा के द्वारा क्या है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। 1952 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हुआ थे? प्रथम आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों? 1952 में हुए थे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक है। कब से कब तक दोस्तों? 1798 से 1805 तक। वेलेजली को ही क्या है सहायक संधि का जनक कहा जाता है। किसका दोस्तों? सहायक संधि का जनक किसको कहा जाता है? वेलेजली को कहा जाता है। वेलेजली के समय दोस्तों सहायक संधि आती है। और सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किसके द्वारा किया गया था? स्वीकार करने वाले अगर शासक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो किसके द्वारा किया गया था? हैदराबाद के निजाम के द्वारा सर्वप्रथम इसको क्या है स्वीकार किया गया था 1798 में। लॉर्ड कैनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कौन है ये? लॉर्ड कैनिंग क्या है? भारत के प्रथम वायसराय हैं।
लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक इनका क्या है कार्यकाल रहता है, और इनको ही क्या है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यानी लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय 1882 में दोस्तों एक प्रस्ताव, कब दोस्तों 1882 में 1882 का जो प्रस्ताव था दोस्तों, ये किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा पारित किया गया था। और इस प्रस्ताव को दोस्तों क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है? 1882 का जो प्रस्ताव था दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल है। यानी 1828 से लेकर क्या है 1835 तक दोस्तों क्या है इनका कार्यकाल। तो इनका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन क्या है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? दोस्तों अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में की जाती है। जबकि पहली बार नोबेल प्राइज़ कब दिए जाते हैं? पहली बार अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, पहली बार नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो दोस्तों कब दिए जाते हैं? ये 1901 में दिए जाते हैं। यानी पहले जब ये 1901 में दोस्तों नोबेल प्राइज़ दिए गए थे तो 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो ये वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने दोस्तों? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी अगर हम बात करें दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, इसको क्या है बाद में देना शुरू किया गया था। कब से स्टार्ट किया गया था दोस्तों? इसको 1969 से दोस्तों देना स्टार्ट किया गया था। यानी पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे और अब क्या है दोस्तों 6 क्षेत्रों में क्या है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? मेडिसिन का क्षेत्र है हमारा, शांति के लिए जाता है, साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, रसायन के लिए और क्या है भौतिकी के लिए। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों जब स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट किए गए थे तब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, बल्कि 1969 के बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या है नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा है। तो 2023 के नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया है? कैटालिन कारिको को दिया गया है और डू वीसमैन को दिया गया है दोस्तों। अगर हम शांति की बात करते हैं 2023 का शांति का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? नरगेसी मोहम्मद की हम बात करते हैं दोस्तों, इनको क्या है शांति के लिए क्या है वर्ष 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। साहित्य की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो कौन है हमारे? जॉन फ्रांसे की अगर हम बात कर लेते हैं, इनको क्या है साहित्य का नोबेल प्राइज़ पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं तो दोस्तों किसे दिया गया है 2023 में? क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। जबकि रसायन की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों किसको दिया गया है? मोगी बावेंडी को दिया गया है। और इसके बाद लुइस ब्रुस को दिया गया है और किसको दिया गया है? अलेक्सी एक्कीमोव को दिया गया है। यानी 3 व्यक्तियों को दिया गया है, मोगी बावेंडी, लुइस ब्रुस की और अलेक्सी एक्कीमोव को दिया गया है दोस्तों। भौतिकी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसको दिया गया है 2023 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार? पियरे एगोस्टिनी को दिया गया है दोस्तों, और फेरेक क्रूज को, एनी हुलियर को दिया गया है। यानी 3 व्यक्तियों को क्या है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्या है दोस्तों दिया गया है। किसको? पियरे एगोस्टिनी को, फेरेक क्रूज को, एनी हुलियर को। तो 2023 का नोबेल पुरस्कार दोस्तों इन व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि 6 क्षेत्रों में वर्तमान समय में क्या है दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था दोस्तों? अगर हम अकबर की बात करते हैं दोस्तों, अकबर की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कब से कब तक है दोस्तों? 1556 से 1605 तक क्या है इनका कार्यकाल रहता है। कब से कब तक दोस्तों? 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। यानी अगर अकबर की हम बात करते हैं दोस्तों तो 1556 में इनको क्या है इनका राज्याभिषेक किया जाता है। कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? पंजाब के
कलनौर में किया जाता है। यानी अकबर का राज्य अभिषेक कब किया जाता है दोस्तों? 1556 में किया जाता है। कहाँ? पंजाब के कलनौर में किया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलनौर की हम क्या है बात करते हैं। यानी कि आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था दोस्तों? कलनार, पंजाब में क्या है मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या है राजगद्दी क्या है संभाल ली थी दोस्तों। अकबर की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अकबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1569 में इन्होंने क्या है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी में ही दोस्तों क्या है इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु की अगर हम बात करते हैं कब होती है दोस्तों? 1605 में। कहाँ पर होती है? फतेहपुर सीकरी में। यानी अकबर की मृत्यु कहाँ पर होती है? फतेहपुर सीकरी में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कलनौर इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये ऐसे गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हैं दोस्तों, ये ऐसे गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ये कौन से हैं दोस्तों? गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। KR नारायण की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेती हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहता है और ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं। इनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। जबकि S राधाकृष्णन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहता है और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे क्या है राष्ट्रपति होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। इनकी जन्म तिथि पर ही दोस्तों प्रत्येक 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? शिक्षक दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी की हम क्या है बात कर लेते हैं। अगर वर्तमान राष्ट्रपति की बात करते हैं तो दोस्तों हमारे कैवें नंबर की राष्ट्रपति हैं? ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कितने? 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो कौन है दोस्तों? ये द्रौपदी मुर्मू है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है। अगर हम मैक की बात करते हैं दोस्तों तो ये क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है। यानी मैक सुपरसोनिक स्पीड को काय में मापा जाता है दोस्तों? मैक में मापा जाता है। सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है दोस्तों? 1.3 मैक से अधिक होनी चाहिए। यानी जो स्पीड 1.3 मैक से अधिक और क्या है 5 मैक से कम हो, 5 मैक से कम हो, ऐसी स्पीड को दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। यानी जो स्पीड 1.3 मैक से अधिक हो और 5 मैक से कम हो, ऐसी स्पीड को दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और सुपरसोनिक स्पीड को मैक यूनिट के द्वारा क्या है मापा जाता है। नोट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये किसकी यूनिट है दोस्तों? ये समुद्री जहाज की गति मापने के काम आती है। यानी कि समुद्री जहाज की गति को किस में मापा जाता है दोस्तों? नोट में मापा जाता है। रिएक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों? ये इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है दोस्तों? रिएक्टर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर्ट्ज की बात कर लेते हैं दोस्तों। इससे क्या है? ध्वनि तरंगों के कंपन को मापा जाता है। यानी कंपन को मापने की यूनिट कौन सी है दोस्तों? हमारी हर्ट्ज है। और जहाज की गति की समुद्री जहाज की गति को मापने की यूनिट कौन सी है? नॉट है। जबकि सुपरसोनिक स्पीड को मापने की जो यूनिट है दोस्तों मैक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैक इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923 की अगर हम बात करते हैं तो 1923 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास। कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास थे दोस्तों। और कहाँ पर हुआ था ये गया में हुआ था। गया में हुआ था। यानी 1922 में
जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन होता है दोस्तों गया में, उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। यही चित्तरंजन दास, इन्हीं ने दोस्तों क्या स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास के द्वारा ही क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। 1923 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कहाँ पर होता है ये अधिवेशन? दिल्ली में होता है। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इसके क्या होते हैं दोस्तों? अध्यक्ष होते हैं। 1924 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन होता है। बेलगांव अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? इसके अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी की हम बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं 1925 की बात करते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये कहाँ होता है? ये कानपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सरोजनी नायडू की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्थापना कब की गई थी? 1885 में हुई थी। कब? 1885 में स्थापना होती है कांग्रेस की। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 1885 में दोस्तों क्या होती है? स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? अगर हम बात करते हैं तो ए यूम के द्वारा होती है। किसके? ए यूम के द्वारा क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। और पहला अधिवेशन भी दोस्तों कांग्रेस का कहाँ होता है? 1885 में होता है, मुंबई में। WC बनर्जी इसके क्या है दोस्तों? अध्यक्ष होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बेलगाम अधिवेशन 1924 की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर का संबंध दोस्तों किससे है? अगर हम बात करते हैं, जो दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक हालात से जो है, जो जिनके हालात दोस्तों सामाजिक और आर्थिक सही हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं, वो किस में आते हैं दोस्तों? हमारे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। किसके? क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जो सामाजिक रूप से मजबूत हैं, उनको क्या है? क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की अगर हम बात करें जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा है या 8 लाख है दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को किसके अंतर्गत डाला गया है? क्रीमी लेयर के अंतर्गत डाला गया। तो क्रीमी लेयर का लेयर संबंधित है दोस्तों किससे? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं उनसे संबंधित है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर की धनराशि कितनी है दोस्तों? 8 लाख रुपये है। यानी अगर जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपये है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में है, उनको क्या है? क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका बी क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है दिल्ली की। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कौन सा स्टेडियम है यहाँ पे? अरुण जेटली। कौन सा दोस्तों? अरुण जेटली स्टेडियम। दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? अरुण जेटली स्टेडियम स्थित है। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद में हमारा दोस्तों कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। इलाहाबाद की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन सा स्टेडियम स्थित है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इलाहाबाद में स्थित है। कानपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कानपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित होता है दोस्तों? ये पत्रकारिता से संबंधित। गोल्डन पेन की अगर हम बात करते हैं, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार, इसका संबंध भी दोस्तों किससे होता है? इसका संबंध भी किससे होता है? हमारा पत्रकारिता से होता है। सिनेमा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सिनेमा कला की अगर हम बात करते हैं तो इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा होता है दोस्तों? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं किससे होता है? सिनेमा कला से संबंधित होता है। सिनेमा कला से क्या है? संबंधित होता है। खेल की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कौन सा है? मेजर
ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद, कौन सा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों, खेल से संबंधित है। साहित्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों कौन सा आ जाता है हमारा, साहित्य के लिए दिया जाता है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कौन सा दिया था दोस्तों इसके लिए, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका संबंध भी किससे है दोस्तों, इसका संबंध भी हमारा साहित्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों, पत्रकारिता से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।